नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल के आज के इस प्रोग्राम में टॉपिक है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स। एक्सपोर्ट तो जानते ही हैं, निर्यात होता है। ब्लॉक्स, ब्लॉक का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ जो मतलब है अवरोध है, ठीक है ना। इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस। कह रहा है कि भारत को जो है वो अवसर नहीं खोना चाहिए। जो वर्ल्ड ट्रेड में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका जो है वो लाभ उठाना चाहिए, उसको खोना नहीं चाहिए। ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस, ऑन द बैक ऑफ का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ कह सकते हैं। स्टिमुलस पैकेजेस के कारण जो ये जो वर्ल्ड ट्रेड में जो राइज आया है ना, उसको उस अवसर को खोना नहीं चाहिए इंडिया को। तो मस्ट मिस आउट का मतलब जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। या मिस आउट का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है ये टू फेल टू यूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप अवसर को खो देते हैं इंजॉय करने से या उसका लाभ उठाने से। जैसे एक उदाहरण है, डोंट मिस आउट ऑन द फैंटास्टिक बार्गेन्स इन आवर समर सेल, यानी कि समर सेल में जो फैंटास्टिक बार्गेन्स मिल रहा है उसका अवसर मत खोइए, मतलब कि उसका लाभ उठाइए। डोंट मिस आउट, ठीक है ना। तो मिस आउट का मतलब है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी को खो ना दें, ठीक है ना, उसको असफल ना हो जाए उसको यूज करने में, ठीक है ना। ऑन द बैक ऑफ समबडी या समथिंग, दो मतलब होता है इसका। ऑन द बैक ऑफ समबडी समथिंग का मतलब होता है बाय यूजिंग और टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का लाभ उठाकर, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है, दे हैव कैरिड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन, उसने जो है अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाया कैसे, बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड फर्म्स, एक स्थापित फर्म्स जो है स्थापित कंपनी के को यूज करके उसके फायदा को मतलब कि उसका यूज करके, इन द सेंस बाय यूजिंग और टेकिंग एडवांटेज, मतलब उसका लाभ उठाकर। और एक जो होता है ऑन द बैक ऑफ समथिंग का मतलब होता है सून आफ्टर एन अर्लियर सक्सेस या एज अ रिजल्ट ऑफ इट, मतलब इसके परिणाम स्वरूप। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बैक ऑफ इट्स प्रीवियस सक्सेसफुल कैंपेन्स, यानी कि उसका जो प्रीवियस सक्सेसफुल कैंपेन्स जो हुआ था उसके वजह से या उसका जो अर्लियर सक्सेस की वजह से उसने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया, मतलब कि पाया, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे आगे क्या है। तो इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट, ये आप समझ गए होंगे। मिस आउट का मतलब क्या हुआ, नॉट मतलब फेल टू यूज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज, यानी कि इंडिया को जो है वो अवसर नहीं खोना चाहिए जो वर्ल्ड ट्रेड में जो बढ़ोतरी हो रही है ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस। स्टिमुलस जो पैकेजेस जो दिया जा रहा है, मतलब प्रोत्साहन पैकेजेस जो दिया जा रहा है, उसके कारण जो वर्ल्ड ट्रेड में जो बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, उस अवसर को इंडिया को नहीं खोना चाहिए। इसके बारे में है, आगे देखते हैं। ऑफिशियल ट्रेड डाटा, ये जो आधिकारिक जो ट्रेड मतलब कि व्यापार से संबंधित जो डाटा आंकड़े हैं अप्रैल के लिए, ठीक है ना, जो कि रिलीज किए गए हैं कब, एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 5 ट्रांच पैकेज टू सैल्वेज द इकोनॉमी इन द थ्रोज ऑफ अ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन was the grimmest in over 2 decades। कहा जा रहा है, देखिए इसका जो सबसे पहले ये समझिए, ये जो ऑफिशियल ट्रेड डाटा है अप्रैल के लिए वो क्या है, वह ये सीधे यहाँ का एक मतलब इसका अगर कहेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका जो है उसका वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है ना। तो ऑफिशियल ट्रेड डाटा जो है अप्रैल के लिए जो है ये क्या है, सबसे ग्रीमेस्ट है, सबसे खराब है, सबसे भयावह है, ठीक है ना, ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशकों में। लेकिन इस बीच में जो ये शब्द यहाँ से जो आए हैं, ये जो है एडजेक्टिवल क्लॉज है ये, ठीक है ना, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बताया जा रहा है ऑफिशियल ट्रेड डाटा के बारे में आपको बता रहा है। अब सुनिए कैसे होता है ये ऑफिशियल ट्रेड डाटा जो कि अप्रैल के लिए है। अब इसको कब रिलीज किया गया, तो बताता है कि रिलीज्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 5 ट्रांच पैकेजेस, ठीक है ना। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो 5 भाग में 5 हिस्सों में जो पैकेज जो घोषणा की गई थी ना, तो उसी के मध्य में इसको रिलीज किया गया था, इसको मतलब कि जारी किया गया था। ये पैकेज किसके लिए था, तो अब पैकेज के बारे में बता रही, ये सैल्वेज करने के लिए, मतलब कि इकोनॉमी को जो है उबारने के लिए, उसको बचाने के लिए, इन द थ्रोज ऑफ अ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। सबसे पहले ध्यान लीजिए, पैंडेमिक इंड्यूस्ड,
मतलब पेंडेमिक महामारी के कारण या महामारी से प्रेरित जो लॉकडाउन हुआ ना उसके संकट में, ठीक है ना। इन द थ्रोज ऑफ का मतलब होता है पेन या डिफिकल्टी, ठीक है ना। तो जब इकोनॉमी जो था वो संकट में था, और ये संकट किस लिए था, ये पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन के कारण था। तो वही कह रहा है कि ऑफिशियल ट्रेड डाटा जो है अप्रैल के लिए जो कि जारी किया गया, ये रिलीज किया गया, ठीक है ना, एट द मिड पॉइंट, मध्य भाग में ही। किसके मध्य भाग में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है 5 ट्रांच पैकेज के, यानी कि 5 हिस्सों में जो आए थे, मतलब पैकेज देखे होंगे आप, निर्मला सीतारमन जो 5 दिन लगातार आई और वो जो है वो 5 दिनों में 5 ट्रांच पैकेज को घोषणा की। और ये पैकेज किस लिए था, इकोनॉमी को सैल्वेज करने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए। क्या ये इकोनॉमी किस में था, संकट में था। इन द थ्रोज ऑफ अ पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, ये पेंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हुए थे उसी के संकट में था ये। और ये जो अप्रैल डाटा है ये अपने आप में क्या है, ग्रीमेस्ट है। ग्रीम का मतलब जान लीजिए क्या होता है, ग्रीम का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही, देखिए ऑन द बैक ऑफ तो आप समझ ही गए होंगे। इन द थ्रोज ऑफ देख लीजिए, एक्सपीरियंसिंग और डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, अनुभव करना कोई चीज जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही अनप्लीजेंट हो या पेनफुल हो, या इसको आप कह सकते हैं सिंपल अगर शब्दों में कहें तो डिफिकल्टीज या पेन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, कंट्री इज प्रेजेंटली इन द थ्रोज ऑफ द वर्ल्ड रिसेशन, यानी कि कंट्री जो है अभी हाल में वर्ल्ड रिसेशन, मतलब कि सॉरी वर्स्ट रिसेशन, सबसे खराब मंदी के, मतलब कि क्या कहेंगे, संकट में है, ठीक है ना। उसमें वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ, द थ्रोज का मतलब होता है पेन, कसक जिसको कह सकते हैं, टीस समझते हैं, जब टीस होता है किसी चीज का, दर्द का टीस होता है ना, वो टीस कहते हैं, ठीक है ना, या कसक कहते हैं। तो और ग्रीम का मतलब होता है वरिंग विदाउट होप, मतलब निराशा का, या वरीड एंड सीरियस और सैड, ठीक है ना। ये चीज जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही खराब, बहुत ही जिसमें कोई आशा की कोई किरण नहीं हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये अप्रैल डाटा जो ग्रीमेस्ट है ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशकों में, ठीक है। अब बोल रहा है मर्चेंडाइज, ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज का मतलब आप समझ लीजिए बड़ा शब्द है लेकिन है छोटा, इसका मतलब कहते हैं सामान, यानी कि गुड्स, ठीक है ना, माल जिसको कहते हैं। तो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है, यानी जो निर्यात है, सामानों का जो निर्यात है, हैड कोलैप्स्ड, वो एकदम ढह गया। कब, कितना ढहा, कितना गिरा, बाय ओवर 60%, मतलब कि 60% से ज़्यादा गिर गया। और इम्पोर्ट्स जो है वो भी सिकुड़ गया, वो भी कम हो गया। कितना, ओनली स्लाइटली लेस, मतलब कि बहुत ही कम, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो है वो ओवर 60% कोलैप्स्ड हो गया, लेकिन इम्पोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली लेस, मतलब कि इम्पोर्ट जो है ये 60% हुआ, लेकिन ये मतलब कि एक्सपोर्ट जो है 60% गिरा, लेकिन इम्पोर्ट जो है ये सिकुड़ कर हो गया कितना, उससे कम, मतलब कि 60% कम, ओनली स्लाइटली लेस, मतलब कि 60% कुछ ही कम, ठीक है ना, स्लाइटली मतलब कुछ ही कम, ठीक है, लेस। ओनली 2 ऑफ इंडिया 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, केवल दो भारत के 30 सबसे बड़े जो निर्यात उत्पाद हैं, ठीक है ना, जो भी भारत जो है सबसे बड़ा जो जिस चीज का निर्यात करता है, तो उसमें 30 सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में से केवल दो जो है उसने क्या किया, क्लॉक्ड किया पॉजिटिव ग्रोथ को, मतलब कि उसने जो है दिखाया, क्या दिखाया, पॉजिटिव, सकारात्मक ग्रोथ को दिखाया। जैसे कौन कौन है वो भैया, आयरन ओर है और फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है ना, लोएस्ट और दवाइयों का जो व्यापार है वो है। ये जो द लेटर मतलब फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना, द लेटर बाय जस्ट %0.25%, मतलब कि ये जो है ये कितना बढ़ा है, मात्र मतलब कि 1/4%, ठीक है ना, 1% भी नहीं, 1/4%, बाय जस्ट %0.25%, ठीक है। थैंक्स टू द शार्प डिप इन ग्लोबल प्राइसेस, ये थैंक्स टू का मतलब समझिएगा, थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद देना नहीं होता है, थैंक्स टू का मतलब बिकॉज ऑफ, इसके कारण, ठीक है ना, ड्यू टू। तो थैंक्स टू द शार्प डिप इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये जो वैश्विक के जो तेल की कीमत है ना, उसमें
तेजी से जो गिरावट हुई है उसके कारण हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, ये जो हायर वॉल्यूम्स जो हुआ है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का, यानी कि पेट्रोलियम का निर्यात का, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उसके एक्सपोर्ट्स का जो हायर वॉल्यूम्स हुआ, इसने भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं की है, डिड नॉट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म्स, मूल्य के टर्म्स में, मूल्य के संबंध में, संदर्भ में जो है इसने बहुत ज़्यादा मदद नहीं की। मतलब कि कहा जा रहा है ये शार्प डिप जो आया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, ठीक है ना, थैंक्स टू द शार्प डिप इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, जो हायर वॉल्यूम्स जो किया गया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का, ठीक है ना, उसने भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं की वैल्यू टर्म्स में, ठीक है। द ट्रेड कॉलेप्स वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये जो ट्रेड कॉलेप्स जो है ना, ये व्यापार का जो ढहना है, व्यापार का जो खत्म होना है, मतलब कि नीचे चले जाना है, वो सरप्राइजिंग नहीं था, वो कोई आश्चर्यजनक नहीं था, आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं थी। एज द स्पेट ऑफ, स्पेट मतलब लार्ज नंबर्स, मतलब कि बार जिसको कह सकते हैं, बार होता है ना बहुत ज़्यादा संख्या में जब आता है, तो एज द स्पेट, क्योंकि यहाँ पर एज मतलब यहाँ पर कंजंक्शन है ना, तो क्योंकि द स्पेट ऑफ नेशनल लॉकडाउन्स, ये जो नेशनल लॉकडाउन्स हुआ ना, लॉकडाउन तो कई सारे हुए हैं, कितने फेज में मतलब हो गए, 4 फेज हो गए, 1 2 3 4, तो क्योंकि स्पेट जो है ऑफ नेशनल लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में, हैव नॉट ओनली डेंटेड, यहाँ पर एक मिनट याद रखिएगा, ये गलत है, यहाँ पर हैव नहीं होकर यहाँ पर हैज होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर हैज होगा, याद रखिएगा ये चीज, ये गलत है, ये माइनर मतलब कि एडिटोरियल सेक्शन के द्वारा गलती है ये, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है ये, वो बहुत बड़ा गलती नहीं है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर हैव नहीं होगा क्योंकि इसका जो आपका सब्जेक्ट है वो स्पेट है, लॉकडाउन्स नहीं है, क्योंकि स्पेट ऑफ कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जो बाढ़ आई है ना नेशनल लॉकडाउन्स का पूरे विश्व भर में, वो क्या हुआ है, इसने जो है हैव नहीं होगा, हैज नॉट ओनली डेंटेड, ये न केवल क्षति पहुंचाई है, डेंट का मतलब होता है, डेंट का मतलब जानते हैं जैसे गाड़ी वगैरह में या किसी में एक हॉलो टाइप का जो एक क्या कहेंगे, एक धब्बा बन जाता है, या उसमें जो है आप कह सकते हैं जैसे एक होता है ना कि जिसमें आप कहीं ठोकर लग गया तो वो एक डेंट बन जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वो जो उसको कहते हैं डेंट, लेकिन डेंट का जो मतलब होता है एक वर्ब में, उसका मतलब होता है डैमेज करना या फिर हार्म पहुंचाना, ठीक है ना। तो इसने जो है ये जो नेशनल लॉकडाउन का जो स्पेट आया है ना, मतलब कि एक बाढ़ जो आई है, उसने न केवल डेंट किया है डिमांड और इन्वेस्टमेंट को, यानी कि मांग और निवेश को न केवल क्षति पहुंचाई है, बल्कि इसने क्या किया है, सीवियरली डिसरप्टेड, मतलब ये गंभीर रूप से बाधित किया है, किस चीज को, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, ठीक है ना, यानी कि वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको भी बाधित किया है, ऑन शिपिंग रूट एंड शिपिंग रूट्स को भी बाधित किया है, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, भारत का जो निर्यात है, हाउएवर वो ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल, ये जो है हालांकि हालांकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो पहले से ही फ्री फॉल में था, मतलब पहले से ही गिरावट में थी, ठीक है ना। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन टोटलिटी ऑफर्ड several reform commitments, improvements in the ease of doing business along with some forbearance and a few stops for micro, small and medium enterprises, many of which are also export oriented units, ठीक है ना। यहाँ तक पूरा का पूरा वाक्य यहाँ से लेकर, ठीक है, बड़ा वाक्य है, लेकिन इसमें कुछ शब्द हम लोग देख लेंगे पहले। एक तो शब्द है हमारा फोरबियरेंस, जिसको आप बहुत कम सुनते होंगे, एक शॉप्स तो ये बराबर सुनते होंगे, फिर भी इसको जान लेते हैं क्या होता है ये दोनों। तो ग्रीम तो मतलब समझ ही गए। देखिए स्पेट का मतलब हमने आपको बताया था ना, स्पेट जो होता है यूजुअली अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स दैट हैपन सडनली एंड एट अबाउट द सेम टाइम। देखिए एक तो हमने एक वाक्य दिया है सिंपल सा, वी हैव हैड अ स्पेट ऑफ बर्गलरीज रिसेंटली, मतलब ये जो बर्गलरीज जो हो रहा है उसकी बहुत बड़ी संख्या मतलब कि हमने देखा है इधर रिसेंटली। और देखिए यहाँ पर एक उदाहरण उसी से मिलता जुलता उदाहरण हमने दिया है, द करेंट स्पेट ऑफ रिपोर्ट्स। देखिए है ना, रिपोर्ट्स है ना,
यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेट है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो करंट स्पेट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द स्कूल क्रिटिसाइजेज है, देखिएगा यहाँ पर फिर सिंगुलर है, वहाँ पर क्या था, हैव था, तो यहाँ पर ठीक है ना, क्रिटिसाइजेज पेरेंट्स फॉर नॉट इन्वॉल्विंग themselves इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये समझ गए आप। देखिए फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पैशेंट, यानी कि आप कह सकते हैं इस फोरबियरेंस का मतलब नम्रता कहिए, धैर्य कहिए, धीरज कहिए, ठीक है ना, सहनशीलता कहिए। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग पैशेंट एंड बीइंग एबल टू फॉरगिव समवन और कंट्रोल योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, और सोप जो होता है ये एक टाइप का छोटा मोटा घूस होता है, मतलब किसी चीज़ को शांत करने के लिए। मान लीजिए कि सपोज एक विरोध हो रहा है सपोज, तो एक छोटा सा आपने कुछ दे दिया, उसकी मांग को पूरी कर दी, या कुछ ऐसा कुछ दिया जिससे जो है उसके कंप्लेंट्स को मतलब कि रोका जा सके। ठीक है ना, ये कहा जाता है कि समथिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, बहुत ही छोटा महत्व का या छोटा वैल्यू का, दैट इज ऑफर्ड, जो दिया जाता है ताकि कंप्लेंट्स या अनहैप्पीनेस को रोका जा सके। ठीक है ना, तो सॉप्स होता है वो सॉप। तो critics see the increase in defense spending as a sop to the armed forces rather than an improvement of national security। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये दोनों जान गए आप। तो कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस जो है, जो कि 5 ट्रांच में आया है इन टोटलिटी, पूरे तरह समग्रता में, ठीक है ना, संपूर्णता में, इसने ऑफर्ड किया है, पेशकश किया है। क्या पेशकश किया है, सेवरल रिफॉर्म कमिटमेंट्स, कई सुधार प्रतिबद्धता को। ठीक है ना, रिफॉर्म कमिटमेंट्स मतलब प्रतिबद्धता। ठीक है ना, तो कई सारे जो है सुधार से जुड़े हुए जो प्रतिबद्धता है उसकी पेशकश की है इस स्टिमुलस पैकेजेस में। और क्या किया है, इम्प्रूवमेंट, सुधार किस चीज़ का है, किसमें, इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है ना, यानी कि बिजनेस करने में जो आसानी, मतलब कि जो सुगमता होगी उसमें और ज़्यादा मतलब कि सुधार करने की पेशकश की है ये पैकेज में। मतलब कि इम्प्रूवमेंट्स किस चीज़ में, इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ही चहेता एक प्रोजेक्ट है ये। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इम्प्रूवमेंट्स लाने की पेशकश की है। साथ ही साथ अलॉन्ग विथ, मतलब साथ ही साथ, सम फॉरबियरेंस, साथ ही साथ कुछ सहनशीलता, कुछ नम्रता, कुछ धीरज। ठीक है ना, एंड अ फ्यू, और कुछ, अ फ्यू मतलब सम, फ्यू सॉप्स, और कुछ सॉप्स मतलब कि कुछ जो है एक तरीके के मतलब कि फुसलाने के लिए नहीं होता है कुछ, जो ताकि आप जो है शांत हो जाएं, आप कंप्लेंट्स को जो है रोक लें। तो ये जो सॉप्स जो है किसके लिए दिया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है ना, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस, उद्यमों के लिए। उनमें से ज़्यादातर, मैनी ऑफ विच आर ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, मतलब कि इनका जो है निर्यात उन्मुख इकाई है ये। ठीक है ना, हाउएवर, हालांकि देयर वाज नो एक्सप्लिसिट रिस्पाइट ऑफर्ड फॉर एक्सपोर्टर्स, हालांकि देयर वाज नो एक्सप्लिसिट, कोई भी स्पष्ट रिस्पाइट, राहत नहीं था जो कि दिया गया एक्सपोर्टर्स को, यानी कि एक्सपोर्टर्स को कोई भी स्पष्ट राहत नहीं दिया गया। ठीक है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 22 मई को क्या किया इसने, डिड अनविल, अनविल का मतलब अनावरण करना। ठीक है ना, या सामने लाना, डिड अनविल अ फ्यू मेजर, इसने कुछ मेजर्स को, कुछ उपाय को जो है सामने लाया, अनावरण किया, जिसमें शामिल है 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी। ठीक है ना, इसमें शामिल किया है एक विशेष, स्पेशल, ठीक है ना, एक स्पेशल 15,000 करोड़ लिक्विडिटी मतलब तरलता, यानी कि नकदी सुविधा को 15,000 करोड़ रुपए का जो है एक विशेष नकदी सुविधा दिया गया है कि मतलब कि फॉर द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये दिया इंक्लूडिंग ए स्पेशल 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, यानी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो है 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया गया है। ठीक है ना, और क्या दिया गया है, 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि 6 महीने का विस्तार दिया है। इसके लिए, फॉर इम्पोर्टर्स के लिए, जो आयातक हैं उनके लिए, ताकि वो जो है आउटवर्ड रेमिटेंसेस को पूरा कर ले। यानी कि आउटवर्ड रेमिटेंसेस का मतलब होता है पेमेंट करना,
पेमेंट करना यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ आप सपोज, एक तो रेमिटेंसेस का जो मतलब होता है वो होता है कि जैसे आप बाहर गए हों, सपोज दुबई गए हों, वहाँ काम कर रहे हों, वहाँ से जो अपने घरों में जो भी पैसे कमाते हैं वो आप भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है, जो इंपोर्टर्स मान लीजिए कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कोई सामान मतलब कि मंगवाते हैं, तो वो जो पेमेंट बचा रहता है ना, जो कंपनी को देना होता है या जहाँ से आप मंगवा रहे हैं, तो उसको जो देना होता है, तो उसके लिए जो रेमिटेंस देना होता है, पेमेंट जो देना पड़ता है, वो जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस, उसको कंप्लीट करने के लिए जो 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे देखते हैं फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है, मैक्सिमम परमिजेबल क्रेडिट पीरियड, यानी कि एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है, ये जो अधिकतम जो परमिजेबल मतलब स्वीकार्य क्रेडिट पीरियड, मतलब कि ऋण लेने की जो पीरियड है, यानी ऋण चुकाने या ऋण लेने की जो पीरियड है, ठीक है ना, फ्रॉम बैंक से वो बढ़ा दिया गया, वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 मंथ्स टू 15 मंथ, यानी कि 12 महीने से अब 15 महीने कर दिया गया। फॉर डिसबर्समेंट्स मेड अप टू जुलाई 31st 2020, यानी कि ये डिसबर्समेंट का मतलब जानते हैं, यानी कि ऐसा चीज जो कि आपको पे करना है, आप कहिए एक तरीके से a large payment of money, for example from a bank, organization or government, or the act of making such a payment, मतलब एक तरीके से पेमेंट ही करना, एक लार्ज पेमेंट करना। ठीक है ना, उदाहरण देखिए, among the disbursements were hundreds of thousands of dollars in payments to political consultants। ठीक है ना, या द डिसबर्समेंट मतलब एक तरीके से पेमेंट को बांटना भी होता है। ठीक है ना, पेमेंट को देना भी होता है। ठीक है, द डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट यानी कि ऑफ फंड्स, मनी, लोन्स, यानी कि पेमेंट करना। ठीक है ना, तो डिसबर्स आप समझ गए क्या होता है। आगे देखते हैं, तो ये जो फॉर डिसबर्समेंट्स मेड अप टू, जो कि ये जो पेमेंट जो किया गया है अप टू कब तक, जुलाई 31 तक 2020 तक। ठीक है ना, उसके लिए जो डिसबर्समेंट जो पेमेंट किया गया है, ये कह रहा है एक्सपोर्टर्स के लिए जो मैक्सिमम परमिजेबल क्रेडिट पीरियड है ऋण चुकाने का, फ्रॉम बैंक्स, जो बैंक से लीज मतलब कि ये बैंक्स के लिए, मतलब बैंक से जो क्रेडिट पीरियड मिलती है ना एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम परमिजेबल क्रेडिट पीरियड, ठीक है ना, वो बढ़ा दिया गया है, 12 महीने से 15 महीने कर दिया गया है। और पेमेंट्स के लिए जो कि 31 जुलाई तक है, मतलब कि करने को 2020 तक। और डिसबर्समेंट्स यानी कि जो पेमेंट है मेड अप टू, मतलब कि जो किया गया है कब तक, जुलाई 31 2020 तक। द 3 मंथ क्रेडिट एक्सटेंशन फॉर एक्सपोर्टर्स वाज, ये देख बोल रहा है कि ये जो 12 से 15 महीना किया है ना, तो ये जो क्रेडिट एक्सटेंशन जो किया है, ऋण चुकाने का जो आपने विस्तार जो बढ़ाया है एक्सपोर्टर्स के लिए, वो इनफैक्ट वो वास्तव में क्या है, एक नया मेजर नहीं है, एक नया उपाय नहीं है ये, एंड हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, और ये जो है पहले से ही घोषणा की गई थी इसकी सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा, मार्च 23 को। ठीक है ना, सो इट्स रीपैकेजिंग, तो इसका मतलब इसका जो रीपैकेजिंग है, मतलब फिर से पेश करना जो है इसको अलग तरीके से, 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने बाद, एज ए फ्रेश मूव, एक नया कदम के रूप में, ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि पॉलिसी मेकर्स जो है, जो नीति निर्धारक हैं, आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, उनके पास आइडियाज की कमी है। ठीक है ना, आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, रनिंग शॉर्ट ऑफ मतलब उसकी कमी होना। ठीक है ना, किसी चीज की, मतलब रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, तो आइडियाज की उसके पास, मतलब पॉलिसी मेकर्स के पास कमी हो रही है। ठीक है ना, टू प्रॉप अप का मतलब सपोर्ट करना। ठीक है ना, अ की मतलब महत्वपूर्ण, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मतलब कि कह सकते हैं रोजगार पैदा करने वाला, रोजगार उत्पन्न करने वाला, बुलवॉक का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर या प्रोटेक्शन। बुलवॉक जो होता है प्राचीर, जिसको कह सकते हैं आप समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। प्राचीर मतलब वही हुआ, एक तरीके से एक किला में जो प्राचीर बना दिया जाता है, जो कि जिसको भेदना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो प्राचीर या बुलवॉक कहा जाता है। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, माय सेविंग्स, मेरा जो सेविंग्स है ना, वर टू बी अ बुलवॉक, वो बुलवॉक के रूप में यूज होना था, या
वो होना था अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब कि जब रोजगार नहीं मिलेगी, तो सेविंग्स ही जो है मेरा प्रोटेक्शन के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये कहा जा रहा है कि इसका रीपैकेजिंग जो है दो महीना बाद एक फ्रेश मूव के रूप में, ये बताता है कि पॉलिसी मेकर्स के पास जो है वो आइडियाज़ है नहीं, मतलब वो उनके पास आइडियाज़ की कमी है। किस लिए? टू प्रॉप अप की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवॉक, एक जो है महत्वपूर्ण रोजगार उत्पन्न करने वाला जो बुलवॉक है, जो प्रोटेक्शन है कंट्रीज के इकोनॉमी का, ठीक है ना, जो देश के जो अर्थव्यवस्था का जो बुलवॉक है, बुलवॉक मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, तो वो जो की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवॉक को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, देश के इकोनॉमी का, ठीक है, पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के बाद, ठीक है ना, यानी उदारवाद, पोस्ट लिबरलाइजेशन का मतलब जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता के बाद, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण के बाद, 91 में लिबरलाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद से, ठीक है ना, तो उस पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो नीति निर्धारक हैं, जो सरकार है, उसके पास आइडियाज़ नहीं है, मतलब उसके पास कमी है कि वो प्रॉप अप कर सके कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवॉक को, जो कंट्री का इकोनॉमी का है, जो मतलब कि देश के इकोनॉमी का जो मतलब कि एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवॉक है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आगे देखते हैं, इन एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, देखिए ये इंटेंसिव का तो मतलब जानते हैं गहन होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एकदम इंटेंसिव, जैसे इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं आप, इंटेंसिव स्टडी करते हैं आप, गहन अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द बताते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जैसे मतलब कि सेक्टर हो गया, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, या लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं आप इकोनॉमी है, या कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है। यानी कि ये जो मतलब है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मतलब कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा जहाँ पर दिया जा रहा हो, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पर लेबर की प्रमुखता हो, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पर पूंजी की प्रमुखता हो, वहाँ पर लेबर की प्रमुखता नहीं होगी, वहाँ पर कैपिटल की प्रमुखता होगी। लेबर इंटेंसिव में मतलब वहाँ पर लेबर की प्रमुखता होगी, क्योंकि वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरह जो है जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स है, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है ना, तो वैसा सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र वगैरह का, या गारमेंट एक्सपोर्ट्स जो परिधान जो निर्यात किए जाते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट्स, विच फेल 16%, जो गिरा था जनवरी से मार्च के बीच, कितना 16% गिरा था, वो अप्रैल में कितना गिर गया, 91% गिरा, ठीक है ना। और ये इसका जो माप होता है ना, पिछले साल से माप होता है। मान लीजिए कि 2019 में 100 रुपया का बिका, या 100 रुपये का एक्सपोर्ट किए, तो अभी जो है 9 ही रुपया का एक्सपोर्ट कर पाए आप, नहीं तो 91% का जो है वो घाटा हुआ इसमें। द आउटकम फॉर मे, ये जो परिणाम जो है मई के लिए, इज अनलाइकली टू बी एनी बेटर। वो कह रहा है एडिटोरियल के मतलब एडिटोरियल के अनुसार जो है ये जो है मई के लिए जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो कोई बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। अनलाइकली मतलब उम्मीद नहीं है, मतलब इसकी संभावना नहीं है। टू बी एनी बेटर, इससे अच्छा हो इसकी उम्मीद नहीं है। एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो WTO है वो उम्मीद कर रही है कि ट्रेड फ्लोज जो है यानी कि व्यापार का प्रवाह है जो है वो फिसलेगा कितना, बाय बिटवीन 13% एंड 32% ओवर 2020, यानी कि 2020 में, ठीक है ना, ये 13 से लेकर 32% के बीच ट्रेड फ्लोज जो है यानी कि व्यापार का जो प्रवाह है वो फिसलेगा, मतलब वो गिरेगा, ठीक है ना। ये WTO की मतलब कि अंदेशा है या उम्मीद कर रही है, ठीक है ना। द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्व अनुमान। जैसे डॉक्टर जो है, मान लीजिए आपके बॉडी के टेम्परेचर को देख के, या आपके जो है शक्ल देख के, या कुछ भी ऐसा कुछ देख के जिससे वो बता देता है कि आपका बीमारी क्या है, वो प्रोग्नोसिस होता है। यानी कि एक डॉक्टर का जजमेंट ऑफ द लाइकली मतलब संभावित
या एक्सपेक्टेड जो उम्मीद की जा रही है डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज और ऑफ द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर, या फिर उसके सही होने का, अच्छा होने का चांसेस क्या है, तो वो डॉक्टर का जो जजमेंट होता है उसी को प्रोग्नोसिस कहते हैं। मतलब लक्षण देखकर जो है रोग का निर्धारण करना या फिर रोग के कारण का निर्धारण करना या किसी व्यक्ति का सही होने का वो बताना, ठीक है ना, उसको डॉक्टर के जजमेंट को ही आप प्रोग्नोसिस कहते हैं। और मर्की का मतलब होता है डार्क एंड डर्टी और डिफिकल्ट टू सी थ्रू, मर्की, ठीक है ना, धुंधला सा कह सकते हैं, ठीक है। और एक मर्की का और मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, अनप्लीजेंट हो, उसको भी मर्की कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, ये जो प्रोग्नोसिस है, जो मतलब कि एक तरीके से इकोनॉमिस्ट के जो प्रोग्नोसिस होते हैं, तो ये जो प्रोग्नोसिस है जो एक तरीके से पूर्वानुमान जो है गेट्स इवन मर्कियर, ये और ज़्यादा धुंधला, मतलब और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा व्हेन वन एड्स, जब कोई मतलब कि इसमें जोड़ा जाएगा किस चीज़ को, वन एड्स टू दिस, ये जितने भी चीज़ है ना, टू दिस मतलब ये जो पहले बता रहे हैं कि 13 से 32% जो होगा कमी आएगी, तो जब कोई इसमें और जोड़ेगा, किस चीज़ को जोड़ेगा, द न्यू बैरियर्स, ये जो नए जो बाधाएं हैं, ये किस में, ऑन ट्रेड, ठीक है, ट्रेड इन मेडिकल एंड फूड सप्लाईज, ठीक है ना। ये जो मेडिकल और फूड सप्लाईज में, मतलब मेडिकल में भी और फूड सप्लाईज में जो ट्रेड हो रहे हैं, उसमें जो नई बाधाएं जो आ रही है, अगर उसको जोड़ देते हैं, ये न्यू बैरियर्स जो है ये किसके द्वारा थोपा गया है या लगाया गया है, इम्पोज्ड बाय ओवर 90 कंट्रीज, यानी कि ये लगाया गया है 90 से ज़्यादा कंट्रीज के द्वारा। एंड एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी, और एक बढ़ता हुआ चलन है, एक बढ़ता हुआ प्रवृत्ति है, टू लुक इनवर्ड, कि अपने भीतर की तरफ देखे, मतलब अपने अंदर की तरफ झांके, ठीक है ना, अपने अंदर की तरफ देखे का मतलब क्या हुआ कि आप बाहर से सहायता नहीं लेंगे, बाहर से कोई माल नहीं मंगवाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो वो लुक इनवर्ड का जो टेंडेंसी है, बढ़ता हुआ टेंडेंसी एसेंशियल सप्लाईज के लिए, जो अनिवार्य सप्लाईज के लिए जो है, जैसे कि एज इंडिया इज डूइंग टू, जैसे कि इंडिया भी कर रहा है, ठीक है ना, विथ इट्स एम्फेसिस, जिसमें जोर जो डाला गया है किस पर, ऑन सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता पर जो है। अभी मोदी जी का एक भाषण आया था बीच में लॉकडाउन के समय कि खुद जो है सेल्फ रिलायंट बने, तो वो सेल्फ रिलायंस में जो उनका एम्फेसिस है उसको लेकर जो इंडिया जो है सेम वही चीज कर रही है, इज डूइंग टू विथ इज एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। तो इसके कारण क्या हुआ है कि ये प्रोग्नोसिस जो है और ज्यादा मर्कियर होता चला जा रहा है, और ज्यादा धुंधला होता चला जा रहा है ये प्रोग्नोसिस। जब कोई व्यक्ति व्हेन वन एड्स टू दिस, जब कोई व्यक्ति इस मतलब इसमें जोड़ता है, क्या जोड़ता है, द न्यू बैरियर्स, उन बाधाओं को, एक उन नए बाधाओं को जो लगाए गए हैं किसमें, मेडिकल और फूड सप्लाईज के मतलब व्यापार में, जो कि इम्पोज में लगाए गए या थोपे गए हैं बाय ओवर 90 कंट्रीज, यानी कि 90 से ज़्यादा कंट्रीज के द्वारा। और जो और क्या है, अन इंक्रीजिंग टेंडेंसी, और एक बढ़ता हुआ प्रवृत्ति है, एक चलन है, टू लुक एनवर्ड, मतलब कि अपने अंदर, अपने घर की तरफ देखें, अपने मतलब कि अपने ही अंदर, यानी कि विदेश से जो है आप इंपोर्ट ना करें, ज़्यादातर कंट्री का ये अभी मानना है, टू लुक इनवर्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज, जो अनिवार्य सप्लाईज के लिए भी जो है अपने तरफ ही झांके, एज इंडिया इज डूइंग टू, जैसा कि इंडिया कर रही है, इंडिया भी कर रही है, विथ इट्स एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, जिसमें ज़्यादातर जो है उसका एम्फेसिस से जो जोड़ है वो सेल्फ रिलायंस पर है, मतलब आत्मनिर्भरता पर है। द कंट्री इज अगेन पिचिंग, पिचिंग का मतलब देखिए, पिच का मतलब होता है लेवल भी होता है, पिच का मतलब जैसे गले की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच या लो पिच होता है ना, वो होता है। जैसे वीमेन का जो हाई पिच का वॉल्यूम होता है, या फिर जो है मैन का जो है लो पिच का होता है। तो ये एक तो पिच हो गया, एक पिच तो जानते ही हैं, क्रिकेट का पिच होता है, फुटबॉल का पिच होता है, वो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पिचिंग का मतलब और भी होता है, पिच का मतलब और भी होता है, जैसे आप परसुएट करना, किसी को मनाना, या फिर आप प्लान करना किसी चीज़ को ये करने के लिए, लाने के लिए, या उस पर जो है कुछ अपना मतलब कि कुछ परसुएशन कर रहे हैं कि इसको जो है इस टाइप से खड़े करने हैं, या इस टाइप को बेचना है इसको मार्केट में। तो उस सेंस में जो है
कंट्री जो है, या द कंट्री का मतलब हो गया इंडिया जो है, इज अगेन पिचिंग, वो जो है प्लानिंग कर रही है फिर से, वो क्या कर रही है, टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वो प्लानिंग कर रही है किस बात के लिए, कि वो जो है एक वैकल्पिक निवेश डेस्टिनेशन बने, यानी कि गंतव्य बने। किसके लिए, फॉर ग्लोबल बिजनेसेस के लिए, जो बड़े फॉर बिग ग्लोबल बिजनेसेस के लिए, बड़े बड़े जो वैश्विक जो बिजनेसेस, जो व्यवसाय हैं, उनके लिए एक मतलब इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने वो, ठीक है ना। इसके लिए वो पिचिंग कर रहा है, उसके लिए जोर लगा रहा है, ठीक है ना। इन द होप, इस आशा में कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है, ये जो कोरोना वायरस के द्वारा जो पैंडेमिक जो क्रिएट किया गया है, मतलब कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, ठीक है ना, वो जो महामारी है, वुड प्रॉम्प्ट देम, उसको प्रेरित करेगी, मतलब उसको प्रॉम्प्ट मतलब फोर्स करेगी, प्रॉम्प्ट करेगी, प्रेरित करेगी उनको, देम मतलब कि बिग ग्लोबल बिजनेसेस को क्या करने के लिए, टू हैज देयर चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन्स, यानी कि चाइना पर जो निर्भर हुआ जो सप्लाई चेन्स है, जो आपूर्ति की श्रृंखला है, उसको हेज करने के लिए। हेज का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है ना। मतलब ये जो रिस्क है, यानी कि चाइना डिपेंडेंट जो सप्लाई चेन्स है, वहाँ पर पूरी तरह से जो मतलब कि चाइना में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है विदेशों के द्वारा, मतलब कि बड़े बड़े कंट्रियों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर जो है लेबर जो है बहुत कम में उसको मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर कोई भी सामान जो खरीदते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पर मतलब लागत कम आती है। तो इन द होप, इस आशा में कि कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ है वो उनको प्रेरित करेगी कि मतलब बिग बिजनेसेस को, कि वो जो है अपने चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन्स को हेज करके दूसरी जगह लेके जाए, यानी कि इंडिया में लेकर जाए, ठीक है। वो ऐसी आशा कर रही है हमारी कंट्री, ठीक है ना, और इसके लिए पिच कर रही है, मतलब कि अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना पक्ष को सामने रख रही है। बट इन्वेस्टमेंट मूव्स, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मूव्स होता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो कदम होता है, कोई भी देश लेती है या कोई भी बिजनेस लेता है, ठीक है ना, आर ए लॉन्गर टर्म प्ले, ये एक लंबा, एक दीर्घकालिक मतलब कि खेल है ये। मीनवाइल इस बीच इंडियन एक्सपोर्टर्स शुड नॉट बी कॉट ऑन द बैक फुट, इस बीच जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है वो मतलब कि बैक फुट पर नहीं होना चाहिए, वो मतलब बैक फुट पर खड़े नहीं होना चाहिए। बैक ऑन द बैक फुट का मतलब होता है क्या, आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है ना, ऑन द बैक फुट, ठीक है। ऑन द बैक फुट का मतलब होता है मात खा जाना, मैन्यूवर्ड बाय योर ओपोनेंट, ठीक है ना। तो मीनवाइल इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो इस बीच जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो पीछे ना रह जाए, शुड नॉट बी कॉट, कॉट मतलब कैश से बना है, शुड नॉट बी कॉट मतलब पकड़ा जाना, ऑन द बैक फुट मतलब पीछे ना रह जाए, इसका मतलब यही समझिए, शुड नॉट बी कॉट ऑन द बैक फुट, मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो पीछे नहीं रह जाए, एज क्योंकि बिगर स्टिमुलस पैकेजेस जो है, एक बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा जो स्टिमुलस प्रोत्साहन का जो पैकेजेस है, जो कि अनाउंस्ड किया गया है किसके द्वारा, अन्य देशों के द्वारा, किकिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट टू हैव इफेक्ट। मान लीजिए कोई आप दवाई खाए और दवाई जो है अंदर जाने के बाद, ठीक है ना, कुछ देर के बाद उसका प्रभाव शुरू होता है, उसका जो है इफेक्ट दिखना शुरू होता है, तो उसे कहते हैं किक इन, ठीक है ना। तो मतलब उसका असर दिखना शुरू हो जाना, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर शुड नॉट बी कॉट ऑन द बैक फुट, उसे पीछे नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि बिगर स्टिमुलस पैकेजेस जो है दूसरे कंट्रियों के द्वारा जो अनाउंस किए गए हैं वो किक इन करेंगे, मतलब कि वो दिखना शुरू, उसका असर दिखना शुरू होगा, टू रिवाइव डिमांड, किसमें, ताकि डिमांड को बढ़ाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, एंड गिव अ माइनर फिलिप, और क्या करने के लिए, एक छोटा सा बूस्ट, फिलिप मतलब बूस्ट करने के लिए, इसको इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बूस्ट करने के लिए, एक छोटा सा बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आज का एडिटोरियल कैसा लगा आप जरूर बताएं, और जो वर्ड मीनिंग है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे देखना ना भूलें, उसके सारे वाक्यों को देखें, सारे सेंटेंसेस को देखें, आपको बहुत फायदा होगा। और साथ ही
जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स पर डालें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।